सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस गर्मजोशी से मिले नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ। आतंकवाद पर हुई दोनों के बीच चर्चा। मोदी ने हाफिज सईद पर लगाम लगाने को कहा। आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी सख्त। पाक पीएम से मुंबई हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। श्रीलंका के राष्ट्रपति से की तमिल मुद्दे पर बात। मोदी सरकार के मंत्रियों के विभाग का हुआ बंटवारा। राजनाथ को मिला गृह मंत्रालय और सुषमा स्वराज बनी देश की पहली महिला विदेश मंत्री। दिल्ली हाईकोर्ट से भी केजरीवाल को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने केजरीवाल को मुचलका भरने की दी सलाह। केजरीवाल बॉन्ड भरने को तैयार। और मोदी कैबिनेट की पहली बैठक शुरू। मंत्रिमंडल गठन के बाद आगे की रणनीति पर हो रही है चर्चा। नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह और दिल्ली में मोदी के मंत्रिमंडल की पहली बैठक शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद उनके मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक हो रही है। ये बैठक नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के अलावा सभी नए मंत्री भाग ले रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की पहली बैठक नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें आगे की रणनीतियों पर चर्चा हो रही है कि आखिर अब सरकार किस तरीके से अपना कामकाज करेगी, क्या कुछ नीतियां बनाई जाएंगी और क्या कुछ प्राथमिकताएं होने वाली हैं नई सरकार की। और हमारे दिल्ली संवाददाता रामानुज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामानुज, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है जो कि आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही होगी? बता दूं कि कैबिनेट के सभी बड़े मिनिस्टर जो कि कैबिनेट सभी लोग आज शामिल हो चुके हैं। साथ ही अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और जितने भी दिग्गज नेता हैं सभी शामिल हैं। उस समय बैठे वो काफी देर से बैठे चले और बैठक के अंदर आगामी जो रणनीति है, क्योंकि वादे तो करे नरेंद्र मोदी ने विकास होगा और विकास के मुद्दे पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा है, पर अब विकास किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अभी नए नए कार्यभार संभाला सब लोगों ने। कुछ ऐसे ही मंत्री हैं उनको पहली बार मंत्रिमंडल मिला है और उनको अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी बाद ये रणनीति लगा रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जाए ताकि जो जनता से वादे किए हैं, जो जनता ने भरोसा जताया है, तो उसको पूरा करने के लिए उस पर रणनीति बनाई जा रही है। जी जाहिर है रामानुज, वादे तो बहुत सारे किए हैं नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने। अब उन पर खरा उतरने का वक्त आ गया है, काम करने का वक्त आ गया और इसके लिए जरूरी है रणनीति बनाई जाए। ऐसे में सरकार के सामने क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी जिन पर अब आगे काम करना है, इस बारे में भी जरूर चर्चा हो रही होगी इस बैठक में। जी सुशील भाई की रणनीति तैयार की जाएगी। सर्वप्रथम सबसे पहली बात की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की उसको पूरा करना, जैसे बिजली और साथ ही साथ जो रोजगार के सृजन, इन सबको बढ़ावा करना है। सब ये नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि इसी मुद्दे पर यानी कि रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। और साथ ही बात की महंगाई को कम करने का वादा किया था। सबसे पहली प्राथमिकता महंगाई को कम करना है कि किस तरीके से, कि वादे तो कर दिए पर उसको पूरा कैसे किया जाएगा उस पर चर्चा चल रही है। जाहिर है रामानुज, क्या क्या चुनौतियां लेकिन नए सरकार के सामने दिख रही हैं? चूंकि यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार, महंगाई ये अहम मुद्दा रहा था जिसके खिलाफत की थी बीजेपी ने और इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरी थी। तो अब ये भी एक बड़ी चुनौती है, किस तरीके से महंगाई से, भ्रष्टाचार से निजात पानी है। जब तक बात की जाए महंगाई के लिए जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके फिर बार इलेक्शनों में जो सरकार निर्णय नहीं ले पा रही थी क्योंकि उनके मंत्री भ्रष्ट थे। बार यही दावा रहती थी बीजेपी का कि मंत्री भ्रष्ट हैं, ऐसे विपक्ष में हमेशा भूमिका निभाते थे। पर अब मंत्रिमंडल इनके पास है, पूरे तरीके से सशक्त है, क्योंकि उनको अभी कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। एनडीए इनके साथ है। और बात की जाए महंगाई कम करने की, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था आते ही 100 दिन के अंदर महंगाई कम करूंगा। और जब तक अगर देश व्यापार नहीं बढ़ेगा और जो देश के अंदर
जो कल कारखाने नहीं बढ़ेंगे, तो इसमें महंगाई कम होने का अभी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं है। पर ये है कि नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं कि बार बार उनसे मीटिंग कर रहे हैं नेताओं से, और उसके अंदर ये जरूर निकालेंगे कि किस तरीके से आखिर महंगाई को किया जाए, कंट्रोल किया जाए। क्योंकि मुक्त बाजार के अंदर देखिए तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है। अब जो नतीजा निकल के आएगा वो बैठक के बाद ही निकल पाएगा। बिल्कुल जाहिर है रामानुज, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है और मोदी कैबिनेट की ये पहली बैठक कही जा सकती है जिसमें तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और आगे की रणनीति किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से अब मोदी की टीम को काम करना है, इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की सबसे अहम बैठक पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के साथ हुई। हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक में मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को उठाया, साथ ही सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात भी नवाज शरीफ से की। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ से हाफिज सईद पर लगाम लगाने की बात भी की है। वहीं बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली आकर उन्हें अच्छा लगा और भारत के साथ तमाम मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। I also feel privileged to be here in Delhi after a very long time. Today I had a good and constructive meeting with Prime Minister Modi this afternoon. It was held in a warm and cordial atmosphere. We agreed that our meeting in New Delhi should be a historic opportunity for both our countries. I pointed out that we were at the beginning of our respective tenure with a clear mandate. This provides us the opportunity of meeting the hopes and aspirations of our peoples, that we will succeed in turning a new page in our relations. Want us to focus on their well-being and welfare. I recalled to Prime Minister Modi my invitation to Prime Minister Vajpayee to Lahore in February 1999 and told him that I intended to pick up the threads of the Lahore Declaration from where it had to be left off in October 1999. I stressed to the Prime Minister that we have a common agenda of development and economic revival, which is not possible to achieve without peace and stability in the region. I urged that together we should rid the region of instability and insecurity that has plagued us for decades. Consequently, it was important for us to work together for peace, progress and prosperity. Finally, I urged that we had to strive to change confrontation into cooperation. Engage in accusations and counter-accusations would be counterproductive, I emphasized. My government therefore stands ready to discuss all issues between our two countries in a spirit of cooperation and sincerity. After all, we owe it to our people to overcome the legacy of mistrust and misgivings. We agreed that common objective could be facilitated by greater people-to-people exchanges at all levels. Prime Minister Modi warmly reciprocated my sentiments and remarked that my visit to New Delhi was seen as a special gesture by the people of India. He stated that it was incumbent on both of us to work together to achieve our common objectives for peace and development. We also agreed that the two foreign secretaries would be meeting soon to review and carry forward
our bilateral agenda in the spirit of our meeting today. It also gave me great pleasure to call on President Pranab Mukherjee this afternoon and have a warm and friendly exchanges with him. I take leave of this historic city. I do so with a strong sense that the leaderships and the peoples of our two countries share desire and mutual commitment to carry forward our relationship for the larger good of our peoples. Thank you. मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। आठ टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन में। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सार्क देश के नेताओं के बीच हुई मुलाकात पर विदेश सचिव सुजाता सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मोदी ने पाक पीएम से आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत की। मुंबई हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई समेत तमाम मुद्दों पर मोदी और पाक पीएम नवाज शरीफ की बातचीत हुई। Meeting with Prime Minister Nawaz Sharif of Pakistan, PM underlined our concerns relating to terrorism. It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India. We also expect that necessary steps will be taken in the Mumbai terror attack trial underway in Pakistan to ensure speedy progress of the case and the conviction of those responsible. The PMs agreed that the foreign secretaries will remain in touch and explore how to move forward. PM said that the two countries could move immediately towards full trade normalization on the basis of the September 2012 roadmap. PM expressed his hope that India-Pakistan relations would progress in the economic, cultural and political fields in the same manner that India's relations with her other SAARC neighbors have progressed in recent years. He shared his vision of a SAARC region built on partnerships for development and mutual prosperity. नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यदिवस की शुरुआत शपथ ग्रहण में आए विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात से हुई। सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी ने बारी बारी मुलाकात की। पीएम बनने के बाद मोदी की सार्क नेताओं के साथ बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं नवाज शरीफ और मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मुलाकात की। अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत काफी खराब रहती है, इसलिए दोनों प्रधानमंत्री अटल का हालचाल जानने उनके आवास पर पहुंचे और उनका हालचाल जाना।
वहीं नरेंद्र मोदी के मंत्रियों के मंत्रालय पर असमंजस खत्म हो गया है। राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय दिया गया है, सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री और हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। ने कैबिनेट और राज्य मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें वेंकैया नायडू को शहरी विकास आवास मंत्रालय सौंपा गया है, राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय सौंपा गया है, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग सौंपा गया है। साथ ही सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया गया है। डीवी सदानंद गौड़ा को रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र मोदी के भारत के पीएम पद की शपथ लेने के साथ 45 मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन मोदी के मंत्रिमंडल में सबसे खास हैं 7 देवियां, जिनको मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। पूरी दुनिया ने मोदी के साथ एक अभूतपूर्व शपथ ग्रहण समारोह देखा। सार्क देशों के मेहमान के साथ ही इस ऐतिहासिक समारोह में हर धर्म के अनेक गुरुओं को भी देखा गया, मगर सबसे खास रहा 7 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करना। नजमा हेपतुल्ला, सुषमा स्वराज, उमा भारती, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, हरसिमरत कौर बादल और निर्मला सीतारमण ने भी मोदी सरकार में शपथ लेकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया। 74 वर्षीय नजमा हेपतुल्ला को अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा की तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाने वाली सुषमा स्वराज को विदेश एवं प्रवासी मामलों का मंत्रालय मिला है। पंजाब की हरसिमरत कौर बादल बनी है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। निर्मला सीतारमण को मिला है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, तो वहीं इन्हें कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री बनने का भी गौरव हासिल हुआ है। मेनका गांधी को महिला एवं बाल विकास मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमा भारती को जल संसाधन और गंगा अभियान के मंत्री पद से सम्मानित किया गया। घर घर में देसी बहू के नाम से लोकप्रिय स्मृति ईरानी को अमेठी से पराजित होने के बाद भी मोदी सरकार में तरजीह दी गई है और इन्हें नई मानव संसाधन विकास मंत्री का पद दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 7 देवियों को भी मंत्री पद देने के साथ सम्मान भी दिया है। महिलाओं को असंतुष्ट रखकर कोई भी सरकार संतुष्ट नहीं रह सकती। इसी तर्ज पर मोदी की मानसिकता भी साफ साफ झलकती है। अब देखना है कि मोदी की 7 देवियां अपने मंत्री पद को किस तरह सुशोभित करती हैं और देश के सामने किस तरह की मिसाल पेश करती। इन 7 देवियों से मोदी सरकार की रफ्तार और बढ़ेगी, ये उम्मीद तो की ही जा सकती है, क्योंकि इन पर खुद नरेंद्र मोदी ने खुले दिल से भरोसा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमरिंदर आशुतोष, लेमन न्यूज, मुंबई। यहाँ वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए सार्क देशों के नेता भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। सार्क देशों के नेताओं को न्योता देकर नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति की झलक दिखाने की कोशिश की। आइए जानते हैं क्यों सार्क देशों के साथ भारत के संबंधों का मजबूत होना जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुख शामिल हुए। ये देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और दक्षिण एशिया में आपसी व्यापार और सहयोग बनाने के लिए बने संगठन सार्क के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का न्योता सार्क देशों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन सार्क देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते कितने मजबूत हैं, इस पर एक नजर। नरेंद्र मोदी ने जब नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा तो शायद उन्हें यकीन न हुआ हो। दरअसल जिस तरह से चुनाव के दौरान मोदी की छवि को देश भर के सामने पेश किया गया था, या फिर पाकिस्तान पर मोदी के दिए गए बयानों पर बात हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी का नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना वाकई चौंकाने वाला था। इसके साथ ही मोदी ने सार्क देशों को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा। कहीं न कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि मोदी ने आने वाले दिनों के लिए सार्क देशों के साथ मिलकर भारतीय ट्रेडिंग को एक नई दिशा देने की पहल की है। नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी ताजपोशी के जश्न में शामिल होने की दावत भेजना संकेत है कि आने वाले दिनों में नई सरकार की विदेश नीति में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सार्क में भारत के अलावा 7 देश हैं और इन सभी की सीमा भारत के साथ लगती है। भारत हर तरह से सार्क का सबसे बड़ा देश है, लेकिन जहां तक आपसी कारोबार की बात है, पिछले कुछ समय में जिस रफ्तार से भारत का आर्थिक सहयोग दूसरे देशों के साथ बढ़ा है, सार्क सदस्य देशों के साथ कारोबारी रिश्ते उस रफ्तार से नहीं बढ़े हैं। अगर सार्क के सदस्य देशों के साथ अलग अलग व्यापार पर नजर डालें तो बांग्लादेश सबसे बड़ा सहयोगी दिखता है। जनवरी से नवंबर 2013 तक के 11 महीनों में भारत ने बांग्लादेश के साथ 557 करोड़ का कारोबार किया है। इसके बाद है श्रीलंका, जिसके साथ भारत का कारोबार 415 करोड़ डॉलर का रहा। इसी तरह नेपाल के साथ 298 करोड़ डॉलर और पाकिस्तान के साथ 222 करोड़ डॉलर का कारोबार 11 महीनों में हुआ। इन देशों के अलावा अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार करीब 60 करोड़ डॉलर और भूटान के साथ करीब 38 करोड़ डॉलर और मालदीव के साथ करीब 10 करोड़ डॉलर का रहा। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सार्क देशों के साथ आपसी कारोबार बढ़ाने की गुंजाइश कितनी ज्यादा है। अगर सार्क देशों के आपसी कारोबार रिश्ते मजबूत होते हैं तो इससे सार्क सदस्य न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं, बल्कि अपने अपने देशों में महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं पर भी काबू पा सकते हैं। देखना यह है कि मोदी की यह पहल आने वाले दिनों में किस हद तक कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। आगे बढ़ेंगे। मुंबई के सांताक्रूज इलाके में हुई फायरिंग में एयरफोर्स के 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, जबकि एक सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये घटना उस वक्त हुई जब एयरफोर्स में काम करने वाले एक कर्मचारी ने ड्यूटी के दौरान अपने 3 साथियों पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हादसे की वजह की जांच पड़ताल की जा रही है। अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 1-1:30 बजे की बात है। ये जो आप एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ का, जो सिक्योरिटी है उसके कॉप्स, उसके अंदर के एक जवान ने बाकी लोग जो है सिक्योरिटी के उनके ऊपर फायरिंग किया है SLR वेपन से। उसमें से 2 जो है डेड है, 3rd वन इज सीरियसली इंजर्ड, 4था जो है कैजुअल
इंजर्ड है, लेकिन वो ओके है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईस्टर अनुइया की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। मुंबई के किला कोर्ट में पुलिस ने 542 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें पुलिस ने कुर्ला टर्मिनस की सीसीटीवी फुटेज के अलावा ईस्टर के कपड़ों का जिक्र किया है। वहीं पुलिस कोर्ट से ये भी पुलिस ने कहा है कि उनकी जांच जारी रहेगी। आपको बता दें कि ईस्टर की कुछ महीने पहले रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में चंद्रभान सनाप नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। नौ 9 मई को संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट के सामने जेके लॉजिस्टिक्स कंपनी के एक बोलेरो जीप में, जिसमें के कुछ डायमंड के पार्सल्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, तो एक डकैती की घटना हुई शाम को 4 बजे के लगभग आसपास। उदय भान जो कि वो गाड़ी चला रहे थे, वो और उनके अन्य साथी लोगों ने इस गाड़ी के जो 3 लोग उसमें थे उनको बंधक बना के उनको जीप में डाल के उनको थाने के हद्दी में छोड़ दिया और उनके पास जो 261 डायमंड्स थे उन डायमंड की चोरी की। इस चोरी में 2 कट्टे, एक रिवॉल्वर और एक चॉपर का इस्तेमाल किया गया और मुंबई पुलिस के लिए एक चैलेंज जैसा एक डकैती की केस हुई थी। हमारे एंटी रॉबरी सेल और यूनिट 12 के सीनियर पीआईज, इन्होंने एसीपी भोसले इनके मार्गदर्शन में 9 तारीख से मुंबई में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।